के अंदर हमको इस वीडियो के अंदर हमको काला पेपर सेट 2024 उसके सेक्शन डी के अंदर चैप्टर नंबर 2 में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 47वां और 48वां। ये 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या होता है कि 47वां और 48वां जो प्रश्न है वो 4 नंबर के यानी सेक्शन डी में पूछे गए प्रश्न है। तो पहले पेपर में पहला प्रश्न है कि पीएस स्केल पर टिप्पणी लिखो। पीएस स्केल पर हमको टिप्पणी लिखनी है। पीएस स्केल पर हमको क्या लिखनी है? टिप्पणी। तो हमको याद रखने का कि पीएस स्केल पर टिप्पणी बोले तो लिखने का कि किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, चाहे वो अम्ल का विलयन हो चाहे वो क्षारक का, उसके अंदर हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दर्शाने के लिए क्या होता है कि एक स्केल बनाया गया और उस स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए या ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी जो है वो सूचक है और वो जर्मन भाषा के कुसान शब्द से आया है जिसका अर्थ होता है शक्ति। तो हम लिख सकते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। यानी किसी भी विलयन में ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी मात्रा दर्शाता है। अब क्या होता है कि ये पीएच स्केल में आपको ऐसा स्केल बनाना है। पीएच स्केल के अंदर यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 14, यहाँ पर H+, यहाँ पर OH-, फिर इसको ऐसे करके बना देना है। अब देखो हमको इस पर से पता चलेगा कि जिसकी पीएच का मान 7 से कम होता है वो होता है अम्लीय विलयन या अम्ल होता है। दूसरा होता है कि जिसकी पीएच का मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारक। तो 7 से ज्यादा होता है तो वो होता है क्षारक। और जिसकी पीएच का मान 7 होता है वो होता है हमारा उदासीन। तो इसमें देखो तो ये स्केल से पता चलेगा कि अम्ल में H+ ज्यादा होता है और क्षारक में वो H+ कम होता है। पर H+ होता है, कम होता है लेकिन होता है। यानी कि हम क्षारक में भी किसकी मात्रा दर्शाएंगे? H+ की। किसकी दर्शाएंगे? H+ की। तो हमको पीएच स्केल पर टिप्पणी बोले तो हमको ऐसे लिखना है। अब इसके साथ उसने एक प्रश्न और पूछा है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व पूछे तो लिखने का कि हमारे क्या होता है कि शरीर में जो उदर है, उदर यानी पेट, उसके अंदर HCl उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? HCl उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? HCl। और ये क्या करता है कि भोजन का पाचन जो है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। अब क्या होता है कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है? उदर को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है। लेकिन कई बार हमारे शरीर में अपच रह जाता है जिसके कारण HCl अधिक उत्पन्न होता है। और अधिक उत्पन्न होने के कारण हमको उदर के अंदर जलन और दर्द होने लगता है और इसी को हम सामान्य भाषा में एसिडिटी कहते हैं। तो हमको लिखने का कि हमारे पाचन तंत्र में उदर में क्या होता है कि HCl उत्पन्न होता है जो उदर को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है। अब क्या होता है कि कई बार अपच की इस परिस्थिति में हमारे उदर में HCl जो होता है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है जिसके कारण जलन और दर्द होता है। और क्या होता है? इसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं एसिडिटी।
एसिडिटी को दूर करना हो तो हमें दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं और दुर्बल क्षारक के रूप में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये दुर्बल क्षारक है, ये इस अम्ल का उदासीनीकरण करता है, अम्ल का उदासीनीकरण करता है, जिसके कारण क्या होता है कि बराबर एसिडिटी जो है वो दूर हो जाती है। तो एसिडिटी क्या होती है, दूर होती है। तो ऐसा हमको उत्तर हमारा सचोट लिखने का 4 नंबर के अंदर जब भी पूछे पॉइंट वाइज लिखना है। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरा यानी हमारा प्रश्न नंबर 48। प्रश्न पूछा है कि प्रश्न ऐसा है कि धोने के सोडा की बनावट लिखो। तो धोने के सोडा की बनावट लिखनी है और उसके उपयोग। तो धोने के सोडा की बनावट तो लिखने का सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ प्रक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। Na को बोलते हैं सोडियम, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट और 10 को बोलते हैं डेका और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। तो लिखने का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। तो ये उसकी क्या हो गई, बनावट। फिर बनावट में आपको ये समीकरण लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। इसी को हम धोने का सोडा कहते हैं। तो धोने का बोलते हैं सोडा। अब क्या पूछ रहा है, इसके उपयोग लिखो। तो धोने के सोडे का उपयोग कागज कांच साबुन बनाने में, कागज कांच साबुन बनाने में होता है, कागज कांच साबुन बनाने में होता है। दूसरा क्या होता है कि बोरेक्स पाउडर बनाने में, बोरेक्स पाउडर बनाने में होता है। और तीसरा कठोर पानी को नरम बनाने में, कठोर पानी को क्या बनाने में, नरम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो कठोर पानी को नरम बनाने के लिए बराबर इसका उपयोग होता है। तो कठोर पानी को नरम बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा क्या होता है कि बनाता है कि पहला लिखने का कागज कांच साबुन बनाने में, तीनों अलग अलग लाइन में लिखने के कि कागज बनाने में, साबुन बनाने में, बराबर कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। बोरेक्स पाउडर बनाने में, कठोर पानी को नरम बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। और घरों में साफ सफाई के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो घरों में साफ सफाई के लिए तो हमारे ये उपयोग हो जाएंगे। तो घरों में साफ सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसा जब भी सेक्शन डी में प्रश्न पूछे हमारा उत्तर सचोट होना चाहिए। ये गाला के पहले पेपर के चैप्टर नंबर 2 के पूछे गए क्या थे प्रश्न। अगला हमारा देखो, अगला प्रश्न है बड़ा पेपर नंबर किसका, तो पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 2 का। तो देखो पेपर नंबर 2 में क्या प्रश्न पूछा है, तो वो हमारा प्रश्न नंबर 3। देखो इधर पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3 में पहला प्रश्न जो पूछा है बराबर, यानी पेपर नंबर 2 का प्रश्न नंबर 3, ऐसे प्रश्न नंबर हमारा 47, उसमें पहला प्रश्न उसने पूछा है दांतों के क्षय को रोकने में, दांतों के क्षय को रोकने में पीएच का महत्व, पीएच का महत्व। और एक इसी के साथ पूछा है जंतु और पादप द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। 2 प्रश्न पूछे। अब समझ जाने का, ऐसा प्रश्न पूछा है नहीं 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए, यानी हमको 2-2 नंबर जितना लिखना है। तो देखो दांतों के क्षय में लिखने का क्या लिखने का कि जब हमारी मुंह की पीएच का मान, तो मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है,
तब हमारे दांतों का क्षय होता है, यानी तब हमारे दांत घिसने लगते हैं। नहीं, दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है, जो पानी में भी घुलता नहीं है। तो पहला पॉइंट हमको लिखने का कि जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से क्या होता है, कम, तब हमारे दांतों का क्षय होता है। नहीं तो दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है, जो पानी में भी घुलता नहीं है। दूसरा हमारा पॉइंट लिखने का कि जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होता है, तब हमारे दांतों का क्षय होता है। और ऐसा तब होता है जब भोजन करने के बाद भोजन के कण दांतों के कण रह जाए बीच में, तो उसका बैक्टीरिया द्वारा विघटन होता है और अम्ल उत्पन्न होता है, और तब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, और तब हमारे दांतों का क्षय होता है। इसलिए भोजन करने के बाद हमें दांतों को बराबर साफ करना चाहिए। और हम दांतों को साफ करने के लिए जिस पेस्ट अथवा दंत मंजन का उपयोग करते हैं, वो भी क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। और वो दुर्बल क्षारक इस अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं और दांतों के क्षय को रोकते हैं। तो ये हमारा हो गया दांतों के क्षय में पीएच का महत्व। तो हमको लिखने का कि जब मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो, तब हमारे दांतों का क्या होता है, क्षय। नहीं, दांतों के बाहर का आवरण कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है, जो पानी में भी घुलता नहीं है। लेकिन जब भोजन करने के बाद भोजन के कण दांतों के बीच में रह जाते हैं, तब उसका बैक्टीरिया द्वारा विघटन होता है और अम्ल उत्पन्न होता है, और तब मुंह की पीएच का मान 5.5 से क्या हो जाता है, कम, और तब हमारे दांतों का क्षय होता है। इसलिए भोजन करने के बाद दांतों को बराबर साफ करना चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए जो हम दंत मंजन या पेस्ट का उपयोग करते हैं, वो क्या है, दुर्बल क्षारक। तो वो अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं, जिससे दांतों का क्षय रोकते हैं। अगला है जंतु और पादप के द्वारा उत्पन्न रसायन से आत्मरक्षा। बराबर। तो यहाँ पर हमको याद रखने का जंतु, तो जब हमको लाल चींटी काटती है, तो क्या होता है कि उस जगह पर वो मैथेनॉइक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। दूसरा क्या होता है कि जहां पर मधुमक्खी ने डंक मारा है, या जहां पर क्या हुआ है कि मधुमक्खी ने हमको क्या किया है, काटा है, वहां पर हमें बेकिंग सोडा का जलीय विलयन लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, जलीय विलयन लगाना चाहिए। तो ये क्या है, दुर्बल क्षारक है, और ये दुर्बल क्षारक इस अम्ल का उदासीनीकरण करता है, जिसके कारण ये डंक की असर कम हो जाती है। तो लिखने का जब लाल चींटी हमको काटती है, तो उस जगह पर वो मैथेनॉइक अम्ल छोड़ देती है, जिसके कारण जलन और दर्द होता है। तो इसलिए जहाँ पर चींटी ने काटा है, वहाँ पर हमें बेकिंग सोडा का जलीय विलयन लगाना चाहिए। जो दुर्बल क्षारक है, वो इस अम्ल का उदासीनीकरण करता है और डंक की असर को कम कर देता है। वैसे ही नेटल का एक पौधा है, नेटल का जो पौधा है, उसके अंदर डंक नुमा बाल होते हैं, यानी डंक जैसे कांटे होते हैं। अब ये छू जाता है, तो ये भी क्या करता है, उस जगह पर मैथेनॉइक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर हमको जलन और क्या होता है, दर्द होता है। तो उसी नेटल के पौधे के पास में ही एक डॉग का पौधा उगता है। अगर उसकी पत्तियों को रगड़कर वहां पर लगा दिया जाए, तो इसके अंदर, डॉग के पौधे के अंदर दुर्बल क्षारक होता है, और वो इस अम्ल का उदासीनीकरण करता है, जिससे ये डंक की असर कम हो जाती है।
तो इस प्रकार से रसायनों से हमारी आत्मरक्षा होती है। तो ये ऐसा पूछे तो हमको ऐसा उत्तर लिखना है। अगला इसमें एक प्रश्न पूछा है कि ऐसे प्रश्न नंबर 48 है, पर हमारा होगा चौथा प्रश्न है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस की बनावट। तो प्रयोगशाला में हमको हाइड्रोजन गैस की बनावट समझानी है। तो प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस की बनावट का प्रयोग समझाइए। तो हमको क्या करने का, एक परख नली लेनी है। एक परख नली लेते हैं। अब क्या होता है कि ये जो परख नली है, इस परख नली में हम क्या करते हैं कि दानेदार जिंक लेते हैं। एक परख नली के अंदर हम दानेदार क्या लेते हैं, जिंक। तो ये दानेदार हमने जिंक लिया। एक परख नली में दानेदार क्या लेते हैं, जिंक, और उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है। तो एक परख नली में दानेदार क्या लेते हैं, जिंक, उसके अंदर क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। दोनों के बीच में प्रक्रिया होती है, क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस को एक नली के द्वारा हम क्या करते हैं कि साबुन के विलयन में से गुजारा जाता है। एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से उसको गुजारा जाता है। तो एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से उसको गुजारते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। अब जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाने पर बुलबुले फट की आवाज के साथ फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो हमको लिखने का कि एक परख नली में हमने क्या लिया, दानेदार जिंक, और उसके अंदर हम सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिला सकते हैं, पर हमको लिखने का सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब केवल ये समीकरण बदल जाएगा। तब समीकरण ऐसा बनेगा, अगर आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया है तो यहाँ पर बनेगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या लगाएंगे, 2। तो यहाँ पर खाली समीकरण बदलेगा, बाकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और इस गैस को एक नली के द्वारा साबुन के विलयन में से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए साबुन के बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को बुलबुले के पास ले जाने पर बुलबुले फट की आवाज के साथ फूटते हैं और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। तो ये हमारा इसमें सचोट उत्तर ऐसा लिखना है। अगला हमारा जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 में भी प्रश्न नंबर 47वां और 48वां ये इसी चैप्टर में से पूछा जाता है। तो हमको देखो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं काला के पेपर नंबर 3 में। तो काला के पेपर नंबर 3 में पहला प्रश्न पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण की बनावट। तो देखो विरंजक चूर्ण की बनावट हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा 5। तो विरंजक चूर्ण की बनावट, तो विरंजक चूर्ण को कई बार बोर्ड में लिखे ब्लीचिंग पाउडर की बनावट, तो भी समझ जाने का वही लिखना है। तो विरंजक चूर्ण को दूसरे किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर देखो बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस से प्रक्रिया करने पर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और इसी को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण बनता है। आपको लिखने का कि बुझे हुए चूने की क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है और इसी को बोलते हैं विरंजक चूर्ण।
अब ये इसकी बनावट हो गई। समीकरण खास लिखना है क्योंकि इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन में समीकरण से ही नंबर मिलेंगे। अब इसके उपयोग पूछे हैं, तो उपयोग हमको मालूम है कि सूती या लीलन के कपड़े को विरंजित करने के लिए यानी रंग दूर करने के लिए, विरंजित का मतलब रंग दूर करने के लिए, तो हमको पहला लिखने का कि सूती और लीलन के कपड़े को विरंजित करने के लिए कागज उद्योग में बराबर क्या करने के लिए, विरंजित करने के लिए कागज के मावे को विरंजित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है कि उद्योग में उपचायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं और पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए इसका उपयोग होता है। ऐसा हमारा विरंजक चूर्ण की बनावट और उसके उपयोग पूछे तो ऐसा लिखना है। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, क्लोरो क्षार प्रक्रिया अर्थात क्या? क्लोरो क्षार प्रक्रिया अर्थात क्या? और पूछा है कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया में बनने वाली बराबर निपज यानी उत्पाद के नाम लिखो और किसी एक का उपयोग बताओ। तो हमको लिखने का कि क्या करना है, एक ऐसी आकृति बनानी है। क्लोरो क्षार प्रक्रिया जब पूछे, सही में क्लोरो क्षार प्रक्रिया NaOH की बनावट है, NaOH की बनावट। तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया यानी कि NaOH की बनावट हमको समझानी है। तो इसके लिए हमको क्या करने का कि यहाँ पर ऐसी आकृति बनानी है जिसको प्लस के साथ जोड़ते हैं वो किसका काम करता है, एनोड, और जिसको माइनस के साथ जोड़ते हैं वो किसका काम करता है, कैथोड, कैथोड का काम करता है। अब क्या करना है कि यहां से हमको सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को प्रवेश कराना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और एनोड पर से क्या होता है कि क्लोरीन गैस, और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एनोड पर से क्लोरीन गैस और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में NaOH क्षारक बनता है, NaOH क्या बनता है, क्षार बनता है, और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इसलिए इसको हम क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। फिर आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पे 2 लगाना है और यहाँ पर 2, तो पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब बनावट लिखनी है। क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में NaOH क्षार बनता है और क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया। अब बोला है कोई एक के उपयोग लिखो, तो सबसे पहले हमको देखो सरल उपयोग कोई एक का बोले तो हम लिखेंगे किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, अमोनिया गैस बनाने में होता है और मार्गरीन बनाने में होता है, मार्गरीन बनाने में होता है। अगर आपको क्लोरीन का लिखने का तो लिखने का कि क्लोरीन की बनावट,
तो क्लोरीन के उपयोग, तो पहला लिखने का कि स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ बनाने के लिए, पीने के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए पीवीसी बनाने में इसका उपयोग होता है। यानी स्विमिंग पूल, पीवीसी, और याद रखने का पीने के पानी को जंतु रहित करने के लिए। अच्छा, NaOH की बनावट बोले तो लिखने का कि कागज, साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज, साबुन और अपमार्जक यानी डिटर्जेंट बनाने में, धातु पर से ग्रीज हटाने में और कृत्रिम रेसे बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो उपयोग हम कोई भी एक लिख सकते थे, एक ही पूछा था इसलिए। तो ये पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 4 में प्रश्न पूछा है कि वो भी प्रयोग है और क्रियाकलाप का है, बढ़िया सा प्रयोग पूछा है। देखो इधर अगला हमारा है कि अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पेपर नंबर 4 का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ की अभिक्रिया का प्रवृत्ति से वर्णन करो, यानी प्रवृत्ति द्वारा हमको बताना है। तो देखो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पर हम धातु कार्बोनेट के रूप में ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हमको एक परख नली के अंदर क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमको लेने का एक परख नली में हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। एक परख नली में हम क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा धातु कार्बोनेट, अथवा हमको लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो हम यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी अम्लक से प्रक्रिया करनी है, तो मैं इसके अंदर मिलाऊंगा HCl। तो HCl मिलाते हैं। एक परख नली में हमने सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और उसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं। दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी, लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। लवण बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। यहाँ पर ऊपर वाले में बैलेंस करने के लिए 2 लगाना है, यहाँ पर 2, तो बैलेंस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हो रही है, तो हमको लिखने का कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और इस गैस को एक नली के द्वारा दूसरी परख नली के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने लिया है विलयन, बुझे हुए चूने का विलयन लिया है। तो लिखने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, प्रसार करते हैं या गुजारते हैं। तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप मिलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं जो पानी में अविलय होता है, जिससे विलयन का रंग दूधिया बन जाता है, अब क्या होता है कि इसी मिश्रण में और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारते हैं, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वो पानी में विलय होता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। आपको लिखने का कि एक परख नली में सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, उसमें हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोनों के बीच में प्रक्रिया होगी, सोडियम क्लोराइड बनेगा लवण, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं कि एक नली के द्वारा
बराबर दूसरी परख नली में लिए गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझे हुए चूने के विलयन में से गुजारा जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के सफेद अवक्षेप प्राप्त होते हैं, जो पानी में अविलय होता है और जिससे विलयन का रंग दूधिया बन जाता है। अब इसके अंदर और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है और जो पानी में विलय होता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दूसरा प्रश्न पूछा है जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है, पीओपी की बनावट। तो देखो पीओपी की बनावट पूछी है, तो पीओपी की बनावट प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर लिखने का जिप्सम को क्या करते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर, जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर क्या होता है कि पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं, पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है। लिखने का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और इसी को हम बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करने पर पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, जिसे हम बराबर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो मूर्ति बनाने में, खिलौने बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, 3 हो गए। चौथा, दांतों के गड्ढों को भरने के लिए, सतह को चिकना बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ऐसा आपको उत्तर लिखना है। तो ये आपको 1 से 4 पेपर के जो प्रश्न थे वो समझ में आए। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बराबर और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को